आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शीत युद्ध कि शीत युद्ध क्या था होता है और ये नॉर्मल या सामान्य युद्ध से किस प्रकार अलग होता है। शीत युद्ध जो है इसका उदय अमेरिका और रूस यानी कि तब के सोवियत संघ के टकराव से शुरू हुआ था और इसका अंत सोवियत संघ के विघटन से समाप्त हुआ। जो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो हथियारों से नहीं बल्कि मीडिया, मानसिकता, राजनीति और कूटनीति के माध्यम से लड़ा जाता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से हत्याएं नहीं होती, यानी कि युद्ध नहीं होता है, लेकिन वैश्विक विनाश की पूरी संभावना बनी रहती है। यह युद्ध यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और यूएसए यानी अमेरिका के बीच था, यानी कि सोवियत और अमेरिका के बीच ही यह शीत युद्ध शुरू हुआ, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में घृणा, द्वेष, शक्ति संघर्ष को जन्म दिया। और इसी को हम विस्तार से समझते हैं कि शीत युद्ध क्या था और इसके क्या कारण थे और इसका फिर अंत कैसे हुआ। सबसे पहले इसके जानते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो है वो दो महान शक्तियों में बट गया और यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों शक्तियां अपने अपने सिर को ऊंचा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। सोवियत अपने गुट का निर्माण करने में जुट गया, अमेरिका अपने गुट का निर्माण करने में जुट गया। पूर्वी देश ऑलमोस्ट सोवियत संघ के साथ थे, पश्चिमी देश मुख्य रूप से अमेरिका के साथ थे। यह युद्ध अखबारी युद्ध के रूप में छिड़ा। इसी अखबारी युद्ध को शीत युद्ध या फिर कोल्ड वार कहा गया। शीत युद्ध या कोल्ड वार कहा गया। अगर पूर्वी ग्रुप में बात की जाए तो सोवियत संघ और कुछ पूर्वी यूरोपीय देश शामिल थे और पश्चिमी ग्रुप की बात की जाए तो उसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी शक्तियां मिलकर इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो कुल मिला के दुनिया जो थी वो दो खेमों में बट गई, पूर्वी खेमा या पूर्वी ग्रुप और पश्चिमी खेमा। इन्हीं दो खेमों के बीच मेडिकली, फिजिकली और मेंटली जो युद्ध लड़ा गया उसी को कोल्ड वार कहा गया। कोल्ड वार के कई कारण थे, क्योंकि पश्चिमी देश सोवियत संघ की सोवियत व्यवस्था यानी कि समाजवादी व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। पश्चिमी देश सोवियत संघ के साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था को बर्बरता पूर्वक कुचल देने की मानसिकता से ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी सेना भेजी थी। सोवियत सरकार की स्थापना के बाद अंतरराष्ट्रीय मान्यता देने के सवाल पर पश्चिमी राष्ट्रों ने काफी समय तक आनाकानी की, जिससे सोवियत संघ मानसिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगा। पश्चिमी देशों को साम्यवाद से खतरा दिखता था, इसलिए वह पश्चिमी देश यह भरसक प्रयास कर रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी जो पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1919 के बीच हुआ था, 18 के बीच हुआ था, उसमें उनका भरसक एक अच्छा प्रयास था कि सोवियत सरकार गिर जाए। साम्यवाद के डर से ही या समाजवाद के डर से ही पश्चिमी देशों ने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया और फासिस्ट कंट्रीज यानी कि जैसे जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, स्पेन में फ्रैंको को भी उन्होंने साम्यवाद को कुचलने के लिए उकसाया और शायद जर्मनी का में हिटलर का उदय समाजवाद के डर को दिखाकर ही किया गया था। सोवियत विरोधी नीति के कारण ही ब्रिटेन ने जर्मनी और
इटली के अधिनायक अधिनायक की क्रूरता को भी नजरअंदाज कर दिया। उधर जब यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो के नेतृत्व में सोवियत सरकार समर्थित सरकार बन गई, तो इसके विरोध में पश्चिमी देशों ने वहां राजतंत्र स्थापित करने के लिए काफी प्रयत्न किए और इस नीति को सोवियत संघ भी समझता था। और यूगोस्लाविया में पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के कारण ही पहली बार कोल्ड वार की नींव पड़ी और कोल्ड वार की नींव वहीं से शुरुआत हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ और पश्चिमी देश एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे, जो एक कोल्ड वार का कारण था। जैसे कि जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए, तो सारे पश्चिमी देशों को इसकी जानकारी थी, लेकिन सोवियत संघ को इसकी जानकारी नहीं थी। तो एक अविश्वास की बढ़ती खाई भी शीत युद्ध को जन्म दे रही थी। अगर उपनिवेशों की बात की जाए कि उपनिवेश कहां तक उत्तरदायी है शीत युद्ध के लिए, तो युद्ध के दौरान, विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेशों के निवासियों ने भी साम्राज्यवाद का विरोध किया और राष्ट्रवादी आंदोलन छेड़ दिए। जैसे कि भारत में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इन आंदोलनकारियों से सोवियत संघ की सहानुभूति थी, जबकि इंग्लैंड की विंस्टन चर्चिल सरकार ने हर देश के राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलने का भरपूर प्रयास किया, जबकि सोवियत संघ की सहानुभूति थी। तो जब दोनों को एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे, तो इनमें कोल्ड वार होना स्वाभाविक है। फिर उसके बाद परमाणु बम के विस्फोटों या उनके रहस्य को गुप्त रखना भी कह सकते हैं कि एक शीत युद्ध का कारक था। कि जब अमेरिका ने परमाणु बम का निर्माण किया, तो ब्रिटेन को बताया, लेकिन सोवियत संघ को नहीं बताया। जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर विस्फोट किया, तब भी ब्रिटेन से परामर्श लिया गया, लेकिन सोवियत संघ से नहीं लिया गया। जबकि दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। रूस इस तरह की कार्रवाई से भयभीत हो गया और अमेरिका पर विश्वासघात का आरोप लगाया, जो इसके कोल्ड वार का कारण बना। अगर शीत युद्ध में इटली की भूमिका बात करें, तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों इटली में उस समय की यथावत स्थिति स्थापित करना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने मुसोलिनी और अन्य फासिस्ट ताकतों से सहायता लेना चाहते थे। इस नीति से सोवियत संघ जो था वो प्रसन्न नहीं था, नाखुश था, और साथ में ही पूर्वी यूरोप के देशों ने रूस को समर्थन भी दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान पश्चिमी देश और सोवियत संघ के बीच यह समझौता हो गया था कि पूर्वी यूरोपीय देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की स्थापना की जाएगी। लेकिन सोवियत संघ ने समझौता का उल्लंघन करके हंगरी, बुल्गारिया और पोलैंड आदि देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर डाली। चूंकि इन देशों में सोवियत संघ की लाल सेना पहले से ही मौजूद थी, जो कोल्ड वार का प्रमुख कारण बनी। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही ब्रिटेन की सरकार ने अपनी सेनाओं में सोवियत विरोधी साहित्य का प्रचार कर रही थी। मीडिया द्वारा प्रचार में सोवियत के संबंध में कहा गया था, साम्यवाद में ईसाई सभ्यता को डूबने का खतरा है। सोवियत संघ विश्व का एकमात्र आक्रामक राज्य है जो गुंडों का नीच गिरोह है। ऐसे शब्दों का भी ब्रिटेन ने सोवियत संघ के लिए प्रयोग किया। सोवियत संघ ने भी मीडिया के माध्यम से अमेरिका के विरोध का प्रचार शुरू किया, और जिससे दोनों में गुटों में एक भयंकर विक्षोभ फैला, जो शीत युद्ध का एक कारण। जून 1948 में लंदन प्रोटोकॉल का विरोध करते हुए सोवियत संघ ने पश्चिमी खेमे के समर्थक जर्मनी के पश्चिमी भाग में सामग्री आपूर्ति बंद कर दी। तब पश्चिमी खेमे ने हवाई मार्ग से जर्मनी को सामग्री भिजवाई, जो कि पूर्वी जर्मनी से होकर ही वहां जाया जा सकता था। इसीलिए सोवियत संघ का मित्र राष्ट्र पूर्वी जर्मनी था, जबकि पश्चिमी जर्मनी जो था वो पश्चिमी देशों का मित्र था।
इस नाकाबंदी की शिकायत सुरक्षा परिषद में भी की गई, लेकिन सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों का दबदबा था। इसी प्रकार सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत ने तुर्की पर दबाव डालकर उसकी कुछ भूमि पर सैनिक अड्डा बनाने की अधिकार की मांग कर रहा था। यूनान के उत्तर में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूरोप के अधिकांश भाग पर सोवियत ने जर्मनी के आत्मसमर्पण करने से पहले ही अधिकार कर लिया था और पश्चिमी देश सोवियत संघ पर दबाव डाल रहे थे कि जर्मनी की उस क्षेत्रों को रूस आजाद करे। रूस के जापान के विरोध युद्ध में भाग लेने की संदिग्धता और मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में अड्डों की सुविधा देने में वेस्टर्न कंट्रीज ने के हृदय में रूस के प्रति संदेह भर दिया। यानी कि जापान को रूस प्रशिक्षित कर रहा था और साइबेरिया में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को अड्डे देने में आनाकानी कर रहा था, जिससे पश्चिमी देशों को संदेह हुआ कि कहीं रूस मित्र राष्ट्र शत्रु ध्रुवी राष्ट्रों की मदद तो नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ स्टालिन ने एक पत्र के माध्यम से रूजवेल्ट पर संदेह व्यक्त किया कि यूएसए और यूके जापान को हड़पना चाहते हैं और यही आरोप प्रत्यारोप कोल्ड वॉर का कारण भी बन रहे थे। 1943 में 1943 1943 में हिटलर ने सोवियत संघ को काफी जनधन की हानि कर डाली थी। स्टालिनग्राड के युद्ध में भी हिटलर ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जर्मनी को वहां नाकामी मिली थी। इससे नाखुश स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में जर्मनी फौजों के खिलाफ एक दूसरा मोर्चा खोलने की अनुरोध किया, जिससे नाजी फौज का दबाव जो है रूसी सीमा पर कम हो सके। उधर अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं बाल्कन प्रायद्वीप से यूरोप में उत्तर की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगी। रूस ऐसा नहीं होना देना चाहता था। वो चाहता था कि दूसरा मोर्चा खुल जाए ताकि जर्मनी हिटलर को थोड़ी सेना दूसरे मोर्चे पर भेजनी पड़े, जिससे रूस की बॉर्डर पर दबाव कम हो सके। लेकिन पश्चिमी देशों की सेनाएं नहीं। पश्चिमी मोर्चा 1944 में खोला गया। इस मोर्चे के खुल जाने से संदेह की भावना और प्रबल उठी। पश्चिमी सेनाएं फ्रांस की ओर न जाकर बाल्कन प्रायद्वीप की ओर बढ़ने लगी और मित्र राष्ट्र चाहते थे कि पूर्वी यूरोप में रूस का प्रभाव कम ना हो। ये सब कारण जो थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद भी कई ऐसे कारक थे जिसने शीत युद्ध को बढ़ाया है। इसको हम कई चरणों में बांट सकते हैं। तो इसका एक पहला चरण भी आता है। पहला चरण जो है 1946 से लेकर 1953 तक, इसको हम पहले चरण में रखते हैं। पहला चरण एक ऐसा दौर था जिसमें दोनों खेमा एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में लगे रहे, जहां पश्चिमी गुट रूस को गुंडों का गिरोह का सदस्य कहता था और वहीं रूस ने पश्चिमी गुट पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की पहली बैठक में उम्र और कई कड़े आरोप लगाए। जैसे किसी भी मामले में जो मित्र कोई भी प्रस्ताव लेकर आते थे तो रूस उस पर हमेशा वीटो करता रहता था। साम्यवाद को रोकने के लिए मार्शल योजना भी बनाई गई। बर्लिन का घेराव, कोरिया युद्ध के समय तो कोल्ड वॉर जो था वो चरम पर पहुंच गया। अमेरिका और रूस के खिलाफ कई सैनिक संगठन बनाए गए। भारत की जो कश्मीर समस्या थी वो भी इन दोनों गुटों के लिए शीत युद्ध का कारण बनी। अमेरिका ने घोषणा की कि नाटो के सदस्य देशों पर हमला होने पर वो सभी जो सदस्य हैं एक दूसरे की सहायता करेंगे और नाटो का गठन जो है 1949 में किया गया। अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण जो है वो 1953 से लेकर 1958 तक चला, शीत युद्ध। इस दौर के प्रारंभिक काल में कोल्ड वॉर में थोड़ी कमी आई, क्योंकि 5 मई 1953 को स्टालिन की मृत्यु हो गई और समझौतावादी नेता निकिता खुश्चेव ने रूस में सत्ता संभाली और उधर अमेरिका में डी आइजनहावर राष्ट्रपति। अतः युद्ध में स्थिरता स्वाभाविक थी, लेकिन धीरे धीरे हिंद चीन के सवाल पर पुनः कोल्ड वॉर में तीव्रता आ गई। इस दौरान कई सैनिक संगठन बने
जैसे नाटो, सीटो, बगदाद पैक्ट, वार्सा पैक्ट शीत युद्ध की तीव्रता के लिए काफी थे। 1953 में रूस सोवियत ने पश्चिमी गुटों द्वारा प्रस्तुत अनाक्रमण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1955 में रूस अमेरिकी मैत्री सहयोग संधि प्रस्ताव को यूएसए ने ठुकरा दिया। निशस्त्रीकरण के सवाल पर दोनों गुटों में मतभेद बना रहा। 1956 में भी हंगरी के सवाल पर तनाव बढ़ा और 1956 में जब ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के द्वारा मित्र राष्ट्रों पर हमला हुआ, इजराइल के द्वारा हमला हुआ, तो रूस ने इन पर कड़े शब्दों में विरोध किया। 1957 में आइजनहावर के उस प्रस्ताव को रूस ने यह कहकर विरोध किया कि अमेरिका मध्य पूर्व में किसी भी देश पर साम्यवादी आक्रमण की संभावना को रोकने के लिए फौज भेज सकता है। तीसरा चरण जो है वो 1958 से लेकर 1964 तक चला। ये इसका तीसरा चरण था। तीसरे चरण में लेबनान में वहां की सरकार यूएसए के प्रभाव को स्वीकार कर ली, लेकिन वहां की जनता अमेरिका से घृणा करती थी। अतः 1958 में सरकार के खिलाफ लेबनान की जनता ने विद्रोह कर दिया और शांति के लिए अमेरिका ने 10,000 के अप्रॉक्स सैनिक वहां भेज दिए। रूस ने अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध किया और यूएनओ में भी इसकी आवाज उठाई। चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना जो है 1949 में हो गई। उसने सुरक्षा परिषद में अपने स्थान की मांग की। रूस ने चीन का समर्थन किया, लेकिन पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया। यूएसए ने रूस की जासूसी के लिए कई विमान भेजे और रूस को इसकी जानकारी हुई और जिसके फलस्वरूप एक मिशन हुआ क्यूबा। क्यूबा जो है वो कोरिया के एकीकरण और क्यूबा के सवाल पर भी, संघर्ष पर भी अमेरिका और रूस में काफी तनातनी बढ़ी। चौथा चरण जो है वो 1964 से 1979 तक चला, शीत युद्ध का। चौथा चरण में ऐसा लगने लगा था कि यूएसए और सोवियत के बीच शीत युद्ध में कमी आएगी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन और सोवियत के राष्ट्रपति कोसिगिन इस प्रकार की घोषणा की थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। वियतनाम के सवाल पर जॉनसन ने उग्रवादी नीति अपनाकर कोल्ड वॉर में और गति दे दी। यहां तक कि 1965 में वियतनाम पर भारी मात्रा में बम गिराए गए थे। 1965-66 में अमेरिका ने पाकिस्तान का और रूस ने भारत का पक्ष लिया, जिससे कोल्ड वॉर और बढ़ा। अरब इजराइल संघर्ष 1967 में यूएसए ने इजराइल का और सोवियत संघ ने अरब का साथ देकर उस कोल्ड वॉर को में आग में घी डालने का काम किया। 1968 में परमाणु शस्त्र निषेध संधि हुई। इस दौरान कोल्ड वॉर में थोड़ी कमी आई, लेकिन 1971 के भारत पाक युद्ध ने इसको फिर बढ़ा दिया। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र बनाने के लिए यूएनओ ने घोषणा की थी, लेकिन यूएसए ने इसके बावजूद हिंद महासागर से अपने नौसैनिक अड्डे बढ़ाने से पीछे नहीं हटा, जिसके कारण सोवियत ने कहा कि ऐसी कार्यवाही के प्रति रूस जो है उदासीन नहीं बैठेगा, जिससे इस घटना ने भी कोल्ड वॉर को और बढ़ाया। 1979 में अफगानिस्तान में रूसी सेना ने भारी संख्या में प्रवेश किया, तब अमेरिका ने इसका विरोध किया। यूएसए ने युद्ध होकर रूस के साथ गेहूं का व्यापार, तकनीक आदान प्रदान को बंद कर दिया, जिससे अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ा। 1985 में परमाणु विस्फोटक रूस ने बंद कर दिया, लेकिन अमेरिका ने 16 परीक्षण किए। मॉस्को ने इस कार्यवाही को जमकर विरोध किया। तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई कारण थे जो कोल्ड वॉर को जिन्होंने गति प्रदान की। इन घटनाओं के बावजूद भी कई ऐसी घटनाएं विश्व पटल पर देखने को मिली कि कोल्ड वॉर की स्थिति में काफी उतार चढ़ाव हुए। यूएसए और सोवियत संघ में कोई भी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहते थे, लेकिन लुका छिपी का खेल 1989 तक चलता रहा। 1989 तक ये खेल चलता रहा। यही लुका छिपी का खेल विश्व राजनीति में कोल्ड वॉर को 1989 तक जिंदा रखा। फिर भी इस खेल में यूएसए भारी पड़ रहा था। अंततः इस खेल में यूएसए की जीत हुई और सोवियत संघ की हार हुई। इस हार में स्वयं रूस भी बहुत हद तक जिम्मेदार था।
जैसे गलास्नोस्त की और पेस्ट्रोइका की नीतियां। 1990 में का रूस का एक रूप समाप्त हो गया। अब वो सोवियत संघ के स्थान पर 15 देशों में विघटित हो गया। अब वो सोवियत संघ से रूस में परिवर्तित हो गया और इस परिवर्तन के साथ ही कोल्ड वार भी समाप्त हो गया। 1990 से पहले सोवियत जो था वो अमेरिका पर स्पीड ब्रेकर की तरह कार्य करता था। अब पूरा विश्व व्यवस्था जो है वो अमेरिका के पर एकल हो गया। आज साम्यवादी रूस के नहीं रहने से यूएसए जो है वो बेलगाम दिखता है। यहां तक कि यूएनओ पर भी अमेरिका का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हस्तक्षेप होता ही रहता है। इस तरह 1945 के आसपास शुरू हुए इस शीत युद्ध की समाप्ति 1990 में हो गई और कहा जा सकता है कोल्ड वॉर का जीवन काल लगभग 45 वर्ष का था। तो ये था हमारा टॉपिक शीत युद्ध।